नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम क्लास 12th की बायोलॉजी के 1 से 3 चैप्टर जो है उसके जितने भी MCQs हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। तो दोस्तों, इसीलिए हमने आपके लिए बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। इससे पहले हमने कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। उससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। और जितने भी आज हम दोस्तों क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो 20 टॉप क्वेश्चन होंगे। वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। यहीं से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका नीट एग्ज़ाम हो या कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को पास शेयर कर दें दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन या फिर कह सकते हैं कायिक जनन किसमें होता है? जड़ों द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? तो ऑप्शन है हमारा दोस्तों आलू, ऑप्शन है हमारा आलू, प्याज, डहेलिया और जिमीकंद। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ होगा ऑप्शन हमारा जिमीकंद। तो दोस्तों, इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा डहेलिया। यानी कि डहेलिया में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। बाकी आपके आलू, तना, आपको पता है ये सब क्या हैं? तने के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत हैं? आलू प्याज किसके अंतर्गत आते हैं? तने के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र मियोसाइट्स किसमें होते हैं? यानी कि इसमें पौधों की लगभग बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किसमें होते हैं? जैसा कि आपको मनुष्य का पता है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है आपका दोस्त हो जाए ऑफियोग्लासम में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं, जो एक प्रकार का फर्न होता है। क्या होता है? एक प्रकार का फर्न नामक पौधा होता है। और यदि आपको ये जानना है फर्न किस में होता है, तो दोस्तों हम आपके लिए प्लांट किंगडम की एक वीडियो बना के डाल देंगे, जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा गया है, 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करने वाला पादप है। यानी कि ऐसा कौन सा पादप है जो 12 वर्ष में एक बार फूल को उत्पन्न करता है? मेलाकोना, ऑक्सेलिस, नीला कुरेंजी या जैकफ्रूट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हमारा हो जाएगा सी, नीला कुरेंजी एक ऐसा पौधा है जो 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करता है। यानी कि इस पौधे पर 12 वर्ष में एक बार फूल आते हैं। आइए इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या पूछा गया है? और दोस्तों, जितने भी हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। नीट, PMT, आपके हर एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन चौथा है हमारा दोस्तों, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? के ऑप्शन है आपका जलकुंभी, ब्रायोफिलम, मर्केंसिया, रिक्सिया। तो सबसे वो बंगाल का जो आतंक है वो कहा जाता है जलकुंभी को। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, फल का निर्माण किससे होता है? यानी फल का निर्माण होता है तो किससे होता है? ऑप्शन है बीजांड से, अंडाशय से, पेरिकॉप से या फिर वर्तिका से। तो फल का निर्माण जो है दोस्तों अंडाशय से होता है। अंडाशय से होने वाले फलों को सत्य फल कहते हैं। यानी जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उनको सत्य फल कहते हैं, और जिन फलों का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है उन्हें असत्य फल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? असत्य फल। तो आपका कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है निम्न में से असत्य फल कौन सा है? तो सेब आता है, केला आता है, ये इसके उदाहरण है असत्य फल के।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें में पूछा गया है 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने मियोटिक विभाजन नर जननांग यानी कि पराग कोश में आवश्यक है। यानी 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए पराग कोश में कितने विभाजन की आवश्यकता होगी। तो पराग कोश में आपको पता है एक विभाजन से 4 परागकण उत्पन्न होते हैं। तो अगर हमें 100 परागकण बनाने हैं तो 25 विभाजन की आवश्यकता होगी। 25 विभाजन होंगे तो 4, एक विभाजन में 4 परागकण बनते हैं तो 25 × 4 करके हमारा कितना हो जाएगा 100 परागकण आ जाएंगे। तो 25 विभाजन की आवश्यकता होती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है पराग कोश के सबसे भीतरी स्तर जो टेपिटम होता है, पराग कोश की सबसे भीतरी स्तर जो होता है वो टेपिटम होता है। उसका काम क्या होता है? तो ये दोस्तों पराग कोश में जो परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। और आपको दोस्तों टेपिटम के बारे में जानना है तो टेपिटम के बारे में हमने इससे पहले दूसरे चैप्टर के बारे में हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें में पूछा गया है परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में पाए जाते हैं 7 कोशाएं या 8 केंद्रक, 7 केंद्रक या 8 कोशाएं, 8 केंद्रक 8 कोशाएं या 8 कोशाएं तथा 8 केंद्रक। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। परिपक्व पॉलीगोनम के भ्रूणकोश में 7 कोशाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वें में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 9वें में पूछा गया दोस्तों द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो द्विनिषेचन की खोज दोस्तों किसने की थी? SG नावासन ने की थी। कब की थी? तो 1898 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1898 में। और जिन पौधे में की थी उनका नाम है, एक का नाम है लिलियम और दूसरे का नाम है फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में, इन दोनों पौधे में SG नावासन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हरे नारियल का दूध या पानी यानी कि जो नारियल पानी होता है वो होता क्या है? एक्चुअल में क्या होता है? तरल न्यूसेलस होता है, मादा युग्मकोद्भिद का तरल पदार्थ होता है, या तरल एंडोस्पर्म होता है, या तरल भ्रूण होता है। तो जो नारियल पानी होता है वो तरल एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? तरल एंडोस्पर्म। ये दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है एंजियोस्पर्म यानी कि जिन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं उनमें भ्रूणपोष कैसा होता है? तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12वें में क्या पूछा गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12वें में पूछा गया है वृषण की कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन यानी कि नर लिंग हार्मोन स्रावित करती हैं? तो ये हमने आपको बताया था। वृषण की कौन सी कोशिकाएं होती हैं? वृषण की अंतराली कोशिकाएं अथवा लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में क्या पूछा गया है अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात प्रत्येक प्राथमिक ऊसाइट से क्या बनता है? प्रत्येक प्राथमिक ऊसाइट से क्या बनता है? तो अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो प्रत्येक प्राथमिक ऊसाइट से एक अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रत्येक प्राथमिक ऊसाइट से एक अंडाणु का निर्माण होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगले में पूछा गया है स्पर्म का एक्रोसोम किससे निर्मित होता है या बना हुआ होता है? तो स्पर्म का एक्रोसोम जो होता है, जैसे तुम्हें बताया था मैंने, स्पर्म जो था वो उसकी संरचना किस प्रकार हमने बनाई थी? इस प्रकार संरचना बनाई थी स्पर्म की।
तो ये ऊपर एक्रोसोम वाला एरिया था वो किससे बना होता है, तो एक्रोसोम वाला एरिया जो होता है वो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है। किससे बना होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है। और यहाँ जो एरिया होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है। ये वाला एरिया होता है वो केंद्रक से बना होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है मासिक धर्म ल्यूटियल अवस्था में कौन से हार्मोन का स्तर सर्वाधिक होता है। या मासिक धर्म ल्यूटियल अवस्था जो होती है तब कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा अधिक स्रावित होता है या उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका सबसे ज़्यादा स्रावण होता है या उसकी सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया रहती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया निम्न में से कौन सी संरचना नर में सहायक जन ग्रंथि है। तो जठर ग्रंथि है नहीं है, मशरूम काय ग्रंथि नहीं है, बच्छड़ ग्रंथि नहीं है, प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होती है नर में क्या होती है, नर में सहायक जनन ग्रंथि होती है। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं। तो वृषण में जो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वो शुक्राणुओं को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। वो क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। यही तो सर्टोली कोशिकाएं क्या कहती हैं, कहलाती हैं, पोषण कोशिकाएं कहलाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पोषण कोशिकाएं कहलाती हैं। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है स्तनियों के वृषण को ढकने के वाला कैप्सूल है। स्तनियों के जो ढकने वाला कैप्सूल होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये सबसे बाहरी परत होती है वृषण की, इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो वृषण के स्तनियों के वृषण को ढकने वाला कैप्सूल क्या कहलाता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। इसी प्रकार काउपर ग्रंथि निम्न में से किस में पाई जाती है। तो काउपर ग्रंथि जो होती है तो दोस्तों नर स्तनधारियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, नर स्तनधारियों में काउपर ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट में पूछा गया प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है। तो यह स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करती है या फिर शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करती है, क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम दोस्तों कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।